नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में विशेष रूप से आज घटे राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी दर्शकों से यह कहूंगा कि वे हमारे चैनल के साथ नियमित रूप से जुड़ें। इस पे जो अलग-अलग कार्यक्रम होते हैं उस पर अपनी टिप्पणियां भी दें और इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। अभय सर नमस्कार। बिहार की राजनीति में ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बेचैनी है कि किसी भी तरीके से नीतीश कुमार स्वेच्छा से ही परिदृश्य से हट जाए। आज अश्विनी कुमार चौबे जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, हालांकि आजकल वनवास पे है राजनीतिक रूप से, उन्होंने एक व्यक्तिगत राय रखी और उन्होंने कहा कि नीतीश जी को मेरी इच्छा है कि वो उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी पानी में कंकड़ फेंक कर लहरों का अंदाजा ले रही है कि क्या नीतीश जी की पार्टी से स्वीकार करती है या नहीं करती है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है? क्या इस तरह की किसी संभावना को आप देखते हैं? देखिए, आपने जिस मुहावरे का इस्तेमाल किया है वो बहुत दिलचस्प है। मुझे लगता है कि अश्विनी चौबे ने भले ही वो राजनीतिक बियाबान में हों, लेकिन उन्होंने बिहार भाजपा के नेताओं के दिल की बात कह दी। बिहार भाजपा के नेता भी यही चाहते हैं कि नीतीश कुमार को इससे पहले कि ऐसा कोई संदेश नीतीश कुमार के पास जाए कि नीतीश कुमार को इस प्रकार का कोई एहसास हो कि उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की जा रही है, उससे पहले वे खुद ही ये निर्णय ले लें नीतीश कुमार कि वो दरअसल बिहार की राजनीति से अलग हटना चाहते हैं। अगर ये नीतीश कुमार खुद निर्णय लें तो भाजपा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार को केंद्र में कोई भी बहुत बड़ा पद दिया जा सकता है। नीतीश कुमार को अ, अभी केंद्र में बैठा दिया जाएगा किसी बड़े पद पर। अश्विनी चौबे ने कहा है उनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो उनको उप प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। वो तो नरेंद्र मोदी की बहुत गुड बुक्स में है। नरेंद्र मोदी के हाथों की उंगलियां वो देखते हैं, उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं। और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार की कोई किसी भी मांग को अभी तक ठुकराया नहीं है। जब से दोबारा वापस आए हैं, वो जो कहते हैं दरअसल बिहार की राजनीति में नरेंद्र मोदी उनकी बात का मान रखते हैं। अगर नीतीश कुमार ने खुद इच्छा जाहिर की कि वो छोड़ना चाहते हैं राजनीति को, वो बिहार की, तो उनको बिहार में दिल्ली में उप प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और साथ में ये आश्वासन भी दिया जा सकता है कि अभी जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में उनको उपराष्ट्रपति भी बना दिया जाएगा। तो वो उसके बाद उनके राष्ट्रपति बनने का भी रास्ता नीतीश कुमार के खुल जाएगा। उपराष्ट्रपति एक बार बन जाता है, राष्ट्रपति बनने का रास्ता अपने आप खुल जाता है। तो ये सब कुछ हो सकता है। सवाल इस बात का है कि नीतीश कुमार क्या चाहते हैं। जहां तक मैं समझता हूं नीतीश कुमार की राजनीति को, मुझे नहीं लगता कि वो बिहार को इस तरह छोड़ के जाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके रणनीतिकारों को इस तरह उपकृत करना चाहेंगे। वो अभी नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और अगर वो चुनाव एनडीए जीतता है तो उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनाया जाए, ताकि वो अपने बेटे को सीधे सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आरूढ़ कर सकें। और जब वो मुख्यमंत्री होंगे बिहार के चुनाव जीतने के बाद में, तब वो ज्यादा अच्छा सौदा कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से और केंद्रीय शक्तियों से। उस वक्त उनका सौदा करने की ताकत ज्यादा होगी उनकी, क्योंकि वो मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जबकि जनता दल यूनाइटेड विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा। वो खराब प्रदर्शन करेगा तो मुख्यमंत्री तो वो नहीं बन पाएंगे। तब वो मान लीजिए अभी उसकी 45 सीटें, शायद 45 ही हैं अभी उसकी सीटें जनता दल यूनाइटेड की। अब वो घट के मान लो जनता दल यूनाइटेड की सीटें घट के 20 रह जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी की उसके हिसाब से बढ़ जाती हैं सीटें। और तब फिर अगर एनडीए की सरकार वहां पे बनेगी, अगर भाजपा की भी नहीं बढ़ेंगी, उनकी 20 रह जाएंगी, तब तो तेजस्वी यादव की सरकार बन जाएगी। लेकिन अगर भाजपा की उसी के हिसाब से सीटें बढ़ जाती हैं, तब तो फिर नीतीश कुमार भी नहीं कह पाएंगे कि भाई भाजपा का मुख्यमंत्री ना हो। तो वैसी ही हालत हो जाएगी तकरीबन जैसी कि महाराष्ट्र में हुई है। भाजपा की इतनी ज्यादा सीटें थी कि ना अजित पवार की कोई दम पड़ी, ना एकनाथ शिंदे की कोई दम पड़ी कि वो भाजपा से कह सके कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एकनाथ शिंदे ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो कोशिश रंग न लाने के लिए अब शब्द थी उनकी, कुछ हो नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि इस वक्त बिहार की राजनीति में अच्छी खासी उथल पुथल हो रही है। दूसरे, अब इस पर हमें यही देखने की जरूरत होगी कि जो अश्विनी चौबे ने कहा है उस पर भाजपा के अन्य नेताओं में क्या प्रतिक्रिया होती है और जनता दल यूनाइटेड में क्या प्रतिक्रिया होती है। ये सब देखने की कोशिश होगी, क्योंकि ये बयान कोई मामूली बयान नहीं है। कुछ ना कुछ इससे जो वहां पे हलचल हो रही है उस हलचल को बढ़ावा देगा ये बयान।
लेकिन मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार इस चीज को उन्होंने खुश मिजाजी के साथ लिया होगा। उनका दिमाग, उनके माथा जरूर ठनका होगा कि ये सब क्या कहा जा रहा है। लेकिन क्या पिछले कुछ समय में नीतीश कुमार की छवि में गिरावट को आप देखते हैं, खासतौर पे वक्फ बिल के बाद मुस्लिम नेताओं ने उनके पार्टी से इस्तीफा दिया और एक आम तौर पे बात चली कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम हितों का ख्याल नहीं रखा। फिर वो बार-बार जो गलतियां करते हैं सार्वजनिक रूप से, ऐसा लगता है कि मानसिक रूप से पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, क्या आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार का जो एक व्यक्तित्व है, जिसमें कि लोगों को लगता है कि एक अच्छे नेता हैं, उसको काफ़ी झटका लगा है? देखिए, नीतीश कुमार ही नहीं, मैं तो समझता हूं वक्फ बिल पर भाजपा ने जो राजनीति की है, उस राजनीति ने एनडीए के सभी पार्टनरों के कद को छोटा कर दिया है। खासतौर से उन पार्टनरों के कद को छोटा कर दिया है जो अपने आप को भाजपा से अलग बताते हैं, भाजपा की जो मुस्लिम विरोधी राजनीति है उससे अपने आप को अलग रखते हैं, अपने आप को हिंदू बहुसंख्यकवादी नहीं कहते, हिंदू सांप्रदायिक नहीं कहते। तो वो ये सब, उनका सबका कद इससे छोटा हुआ है और नीतीश कुमार का कद खासतौर से छोटा हुआ है। लेकिन इसमें ये हकीकत है कि 2015 के चुनाव में जरूर नीतीश कुमार को पसमानदा मुसलमानों का वोट प्राप्त हुआ था, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा महत्वपूर्ण बड़ा वोट नहीं मिला है मुसलमानों का नीतीश कुमार की पार्टी को। लेकिन झटका सबको लगा है। सब लोग सोचते हैं कि मुसलमान वोट मिलने की जो संभावनाएं थी, वो संभावनाएं अंतिम तौर पर समाप्त हो गई हैं। भाई, संभावना तो रहती थी वोट मिलने की, तो वो समाप्त हो गई हैं। उससे नीतीश कुमार की राजनीतिक संभावनाओं में कटौती हुई है और इस कटौती का दुष्परिणाम उन्हें चुनाव के अंदर भोगना पड़ सकता है। इसमें कोई शक की बात नहीं। चिराग पासवान की बातचीत आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भी जाति जनगणना का समर्थन करते हैं। उसके पहले अनुप्रिया पटेल ने भी कहा था कि वो भी जाति जनगणना का समर्थन करती हैं। तो कुल मिला के जो गैर भाजपा दल है एनडीए में, ऐसा लगता है कि उनके भीतर भी जाति जनगणना को लेकर एक समर्थन का भाव है। क्या इससे किसी प्रकार की राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है भविष्य में, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है? देखिए, स्पष्ट रूप से तो भारतीय जनता पार्टी ने भी जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कह दिया कि नहीं, कोई जातिगत जनगणना नहीं होगी। वो उसको अधर में लटकाए हुए हैं। जैसे कि जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिलने गया था नरेंद्र मोदी से, लौट के नीतीश कुमार यही तो कहा था कि प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना करने से इनकार नहीं किया है। मतलब ना हाँ किया है ना किया है, लेकिन इनकार नहीं किया है, स्पष्ट इनकार नहीं किया, यही बात कही थी। तो भाजपा उस मसले में सीधा इनकार करके फंसना नहीं चाहती, वो हवा में लटकाए रखना चाहती है उसको, और यही प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऐसा, और जो जो भाजपा के अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां जातिगत जनगणना के स्पष्ट रूप से पक्ष में है। वो उनकी उस मामले में किसी को कोई दुविधा नहीं है। अगर मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराए तो उसे अपने एनडीए के पार्टनरों का पूरा समर्थन प्राप्त होगा। लेकिन भाजपा खुद ही उस मामले में दुविधा में है। वो तो भाजपा के गले में हड्डी की तरह अटकी हुई है, और वो राहुल गांधी लगातार उस हड्डी को लगातार कुरेदते रहते हैं और गले में, ताकि भाजपा को और कष्ट पहुंचे। देखिए, ये दो दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीतियों का संघर्ष है, उनकी जद्दोजहद है। एक रणनीति है नरेंद्र मोदी की, जिसमें वो जातिगत बंटवारे के ऊपर हिंदू पहचान को आरोपित करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जातिगत पहचानें जो हैं तीखी ना हो, हिंदू पहचान के जरिए उनमें आपस में एकता हो, ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू के रूप में वोट करते हुए नजर आए। ये एक कोशिश है उनकी। कितनी कामयाब होती है वो बात अलग है, कोशिश उनकी है। और इसीलिए सब जगह हिंदू पहचान एक ही तरीके से तीखी हो सकती है, जबकि मुसलमान विरोध किया जाए। बाकी किसी और वजह से तो होगी नहीं। किसी और हिंदू समुदाय के खिलाफ तो वो मुहिम चला नहीं सकते। भाई, यादव उनके खिलाफ रहते हैं, यादवों के खिलाफ मुहिम नहीं चला सकते। खुफिया मुहिम चला सकते हैं, चलाते भी हैं, उत्तर प्रदेश में तो चलाते भी हैं। जाटवों के खिलाफ मुहिम चला नहीं सकते, खुफिया मुहिम उत्तर प्रदेश में जाटवों के खिलाफ भी चलाते हैं, ऐसी बात है। और जैसे कि हरियाणा में आप देखिए कि वो जाटों के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। हर जगह जो समुदाय इनके खिलाफ वोट देते हैं, भाजपा उनके खिलाफ मुहिम चलाती है, और वो मुहिम बहुत चालाकी के साथ चलाई जाती है, खुल के नहीं चलाई जाती। तो ये एक ऐसी स्थिति है। दूसरी जो इसके समांतर चलने वाली जो रणनीति है, वो रणनीति वही है जो अखिलेश यादव की है, पीडीए। राहुल गांधी पीडीए शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं।
जो गैर भाजपा दल हैं वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय स्तर पर एकताबद्ध करने की रणनीति पर चल रहे हैं। ये रणनीति धीरे धीरे आकार ले रही है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव इसके सबसे प्रबल और प्रभावशाली प्रवक्ता हैं। इसमें आप तेजस्वी यादव को भी जोड़ सकते हैं चाहें तो। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव इसके सबसे प्रबल और प्रभावशाली प्रवक्ता हैं इस रणनीति के। ये रणनीति जितनी आगे बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी को उतना ही नुकसान होगा। पप्पू यादव जो कि एक निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन कांग्रेस का समर्थन उनको रहता है, वो अहमदाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में भी शामिल हुए और उन्होंने वहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गठबंधन कांग्रेस का होगा या नहीं आरजेडी के साथ, इसका फैसला तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी अपमानित महसूस करते हैं आरजेडी के साथ गठबंधन में, और पिछली बार भी जो 70 सीटें थी उसमें 35 सीटें ऐसी थी जिसमें आरजेडी कभी नहीं जीती थी, तो वो बहुत कमजोर सीटें कांग्रेस को देते हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या पप्पू यादव एक ऐसे नेता हो सकते हैं जिनके सहारे कांग्रेस अपने आप को बिहार में स्थापित करने की कोशिश कर सकती है? क्या आप उनमें ऐसी संभावनाएं देखते हैं, या इस तरफ बिहार की राजनीति बढ़ने की संभावना बन सकती है? देखिए, कांग्रेस को बिहार में अपने आप को पुरानी स्थिति में लाने और स्थापित करने के लिए एक दो नेताओं ही नहीं, कई नेताओं की जरूरत होगी, बड़े समर्थन की जरूरत होगी, उसमें समय भी लगेगा। अभी बिहार चुनाव तक कोई कांग्रेस स्थापित होने वाली हो, कांग्रेस की उस तरह की कोई वापसी होने वाली नहीं। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार के ऊपर भरोसा किया है कि वो जमीन पर निकलेंगे, सड़क पर निकलेंगे और कुछ आंदोलनकारी हलचलें पैदा करेंगे। इससे कार्यकर्ताओं में राहुल गांधी उनके साथ जुड़ गए, तो उससे एक राजनीतिक नजारा बना। पप्पू यादव, ये सही है कि कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी ना भी रहे हों, लेकिन कांग्रेस का उनको समर्थन रहा है और वो खुद को, अपने आप को कांग्रेस के साथ जोड़ते रहे हैं हमेशा। वो कहते रहे हैं कि भाई वो प्रियंका गांधी की सिपाही हैं, वो राहुल गांधी की सिपाही हैं, इस तरह की भाषा का, सोनिया गांधी की सिपाही हैं, इस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते रहे हैं। उन्होंने कोशिश की थी कि वो लालू यादव का भी समर्थन प्राप्त करें, लेकिन वो उनको नहीं प्राप्त हुआ। इससे अब वो लालू यादव के बहुत ज्यादा खिलाफ हो गए हैं और लगातार उनके खिलाफ बोलते रहे। देखिए, ये बातें टिकट के बंटवारे में ज्यादा सीटें प्राप्त करने के लिए की जा रही हैं, मेरा मानना यह है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल अलग अलग अगर चुनाव लड़ेंगे तो उससे कोई लाभ होगा। बुरी तरीके से एनडीए इनको पछाड़ देगा, बहुत बुरी तरीके से पछाड़ देगा एनडीए। जो एनडीए वाले कह रहे हैं कि हम इतनी इतनी सीटें जीतेंगे, एक बड़ा सा फिगर, बड़ा सा अंक बता रहे हैं, वो वैसे ही हो जाएगा पूरा। तो इन दोनों को मिलके ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। ये सब सीटों के बंटवारे के लिए की जाने वाली पेशबंदी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। एक और बयान ने आज मेरा ध्यान खींचा। मायावती जी ने ये कहा कि वक्फ बिल जो है उसमें काफी गड़बड़ियां हैं, केंद्र सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसे रोक लेना चाहिए। उनके इस बयान को क्या हम ये देखिए कि एक बार फिर से वो कोशिश कर रही हैं कि एक आधार बने मुसलमानों के बीच में? क्या 2027 में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें मायावती की कुछ संभावनाएं इस तरह की कोशिशों से बन सकती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के किसी कदम की आलोचना कर देना, उसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिखा हुआ बयान पढ़ देना, इससे राजनीति नहीं आगे बढ़ती है। मायावती को तो सबसे पहले अपने संगठन का कील कांटा दुरुस्त करना होगा। संगठन की जो हालत खराब है उनकी, उसको बेहतर करना होगा मायावती को। असली समस्या वो है। अभी जो दूसरे कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल जो नियुक्त किए गए हैं, तो जब पत्रकार लोग उनसे पूछते हैं कि भाई भारतीय बहुजन समाज पार्टी में के ग्राफ में जो गिरावट आई है, आप तो कोऑर्डिनेटर हो गए हैं, अब नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, तो बताइए आप इसको कैसे ठीक करेंगे? तो अभी तक तो उनका कहना ये है कि भाई अभी तो हमें बनाया गया है, हम एक महन जी के साथ मिलकर एक योजना बना रहे हैं, उस योजना पर काम कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे। अच्छा, रणधीर सिंह बेनीवाल काफी कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वो अपने आप को कार्यकर्ता का सिपाही भी कहते हैं, तो उनको खुद की उनकी आत्म छवि यह है कि वो कार्यकर्ता के सिपाही हैं। तो देखिए क्या होता है, क्या वास्तव में मायावती बहुजन समाज पार्टी को फिर से खड़ा कर सकती हैं? जो काम राहुल गांधी कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, वो काम मायावती को उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लिए करना होगा। अगर वो नहीं कर पाएंगी तो इस तरह के बयान पढ़ने से, या आपको इसके खिलाफ ये बोल दिया, उसके खिलाफ ये बोल दिया, उन्होंने योगी सरकार के खिलाफ भी बोल दिया है कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, हत्याएं हो रही हैं, 2 राजपूतों की हत्याएं हो गई, एक दलित की हत्या हो गई, वो सब उन्होंने पढ़ के सुना दिया। इससे कुछ होता और आता नहीं है। इससे ये तो
एक रूटीन किस्म के बयान है जो कि आमतौर पर नेता लोग देते रहते हैं। मायावती जिस अंदाज में उसको देती हैं उससे वो और भी ज्यादा रूटीन लगता है कि वो पढ़ती हैं जब हर चीज को, लगता है इतने दिन हो गए इनको सत्ता में रहे हुए, इतने बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, इतनी पुरानी नेता हैं, उसके बावजूद भी वक्तव्यों को भी, छोटे छोटे वक्तव्य में छोटी छोटी बातों को भी कागज पर्ची पे लिख के लाती हैं और पढ़ती हैं, तो उससे कोई बहुत अच्छी छवि नहीं बनती, कोई अच्छा प्रभाव नहीं बनता। आज एक जो प्रमुख घटनाक्रम जो कि खबरों की सुर्खियों में भी है कि जो ट्रम्प साहब हैं उन्होंने अपने फैसले को रोक दिया है 90 दिनों के लिए टैरिफ लगाने का। भारत भी उसमें शामिल है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत के लिए राहत भरी खबर है। लेकिन आप इसका कारण क्या मानते हैं? क्या ट्रम्प चीन द्वारा प्रस्तुत किए गए खतरे से थोड़े से बेचैन हो गए हैं, इस कारण से उन्होंने खतरा लिया, या फिर जो भारत जैसे देशों ने लगातार संवाद करने की कोशिश की उसका नतीजा है? देखिए, मैं मानता हूं कि जो टैरिफ है वो एक दोनाली बंदूक है। उसकी एक नाल आर्थिक पक्ष में फायर करती है और दूसरी नाल जियो पॉलिटिकल दबदबे, अमेरिका के दबदबे को बढ़ाने वाली है। ट्रंप ने ये कदम उठाने से पहले ही कहा था कि 70 देशों ने अमेरिका से संपर्क किया है कि वो टैरिफ कम करने के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। भारत तो पहले से ही बातचीत कर रहा है। भारत उन 70 इनके इस फैसले से पहले भारत बातचीत कर रहा है। जब मोदी जी वहां गए थे तो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए जमीन बना के तैयार हो गई थी और उनका प्रतिनिधि मंडल भी ब्रैंडन लिंच के नेतृत्व में यहाँ पे आ चुका है। वो मार्च के आखिरी हफ्ते में उसने बीटीए के ऊपर यहाँ बातचीत आके की थी। बीटीए क्या है, ये एक बहुत बड़े विवाद का विषय है, सनसनीखेज बात है। बीटीए क्या है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उससे भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के ऊपर बहुत बड़ी ऊपर तलवार लटक रही है उसमें। लेकिन बाकी देशों ने भी ट्रंप से कहा है, 70 देशों ने, कि वो बातचीत करने को तैयार है। और ट्रंप ने कहा है हमने टैरिफ लगाए तो उन्होंने उसके खिलाफ कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं लिया। यानी इसका सीधा मतलब है वो हमारे दबदबे के सामने झुक गए। एक जगह ऑफ एंड बातचीत में उन्होंने गंदे शब्द का भी इस्तेमाल किया, दे आर रेडी टू किस माई आस करके, मतलब जो है उन्होंने जो एक स्लैंग, यानी जो गंदा अमेरिकी फिक्रा है, उसका भी उन्होंने इस्तेमाल किया। लेकिन उनका जो लिखित बयान है, उस लिखित बयान में तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमारे खिलाफ कोई मीनिंगफुल एक्शन नहीं लिया, इसलिए हम उनसे बातचीत करने को तैयार हैं। तो उन्होंने जो बड़े बड़े टैरिफ लगाए थे उनको घटा के सबके ऊपर 10% टैरिफ लगा दिया। अब भारत के ऊपर 26% नहीं, अगर भारत भी उनमें शामिल है तो 10% टैरिफ होगा भारत के ऊपर। वो भी ज्यादा है। अमेरिका का तो औसत टैरिफ भारत के ऊपर 3% था, तो वो भी 7% ज्यादा ही टैरिफ है भारत के ऊपर। 26% तो बहुत ज्यादा है। बहरहाल ये एक ऐसी ये स्थिति है। तो वो अब उन्होंने देख लिया है कि उनके खिलाफ एक्शन किस किसने लिया। तो चीन सबसे आगे बढ़ के लड़ रहा है। चीन के खिलाफ उन्होंने 125% टैरिफ ठोक दिया। चीन ने उनके खिलाफ 80% से ज्यादा टैरिफ ठोक दिया और अब दोनों में ट्रेड वार शुरू हो गया है बहुत बड़े जम के। और ट्रंप ने बाकी देशों के साथ कहा कि अब हम उनसे वाणिज्य वार्ता करके टैरिफ के मसले को सुलझाएंगे और चीन के साथ हम टैरिफ वार करेंगे, ट्रेड वार करेंगे। ये उनकी मौजूदा रणनीति है। इससे तो साफ तौर पे लगता है कि जो शुरुआती दौर में जब ट्रंप शपथ ग्रहण ले रहे थे और चीन के राष्ट्रपति को उन्होंने बुलाया था, तो ऐसा लगता था कि वो संबंधों को ठीक करना चाहते हैं, रूस के भी नजदीक जा रहे हैं, चीन को भी बुलाना चाह रहे हैं। तो अब वो चीज तो पलट गई। अब चीन तो सीधे तौर पर उनसे एक टैरिफ वार की स्थिति में आ गया। नहीं, तो इसमें देखिए, चीन के राष्ट्रपति आए नहीं उनके शपथ ग्रहण समारोह में। अगर भारत के प्रधानमंत्री को न्योता दिया जाता तो मोदी जी फटाफट वहां पर जाते। चीन के राष्ट्रपति नहीं आए, उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेज दिया वहां पर। अगर चीन के राष्ट्रपति वहां चले जाते ट्रंप के उसमें जो है, तो फिर बात दूसरी होती मेरे ख्याल से। तो वहीं पे फिर उसके तुरंत बाद ही वो उनके साथ वार्तालाप शुरू हो जाता। तो वो बात बनी, ट्रंप ने कोशिश जरूर की, लेकिन वो बात उस तरीके से बनी नहीं। एक आखिरी सवाल राम रहीम को मिलने वाले फरलो को लेकर है। इस बार उन्हें फरलो दिया गया डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस को मनाने के लिए, और आसाराम भी जेल से बाहर हैं, और इन लोगों को अदालत के माध्यम से ही इस तरह की लंबी लंबी छुट्टी नुमा चीजें मिल जाती हैं। तो इसे हम किस रूप में देखें? क्या हम ये कहें कि सरकारें, अदालतें, सब लोग इनके सामने प्रभावहीन हैं? किस रूप में हम इसे देख सकते हैं? देखिए, मुझे तो बहुत सब सारा का सारा शर्मनाक लगता है। अब ये डेरा सच्चा सौदा का ये जो राम रहीम है, इसके ऊपर इल्जाम कौन कौन से हैं आप देखिए। इसके ऊपर बलात्कार के इल्जाम में सजा काट रहा है, हत्या के इल्जाम में सजा काट रहा है। हत्या किसकी की थी?
रामचंद्र प्रजापति जो पत्रकार थे, जो इसके खिलाफ इसका पर्दाफाश करते थे, उनकी हत्या की है। मैं सिरसा में खुद स्वर्गीय प्रजापति की स्मृति में जो कार्यक्रम किया जाता है, उस कार्यक्रम में खुद जाकर भाग ले चुका हूं। मैंने उसमें एक व्याख्यान भी उस कार्यक्रम में दिया था। जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के इस तथाकथित गुरु को बार बार, कभी चुनाव के मौके पर, अब तो चुनाव का मौका भी नहीं है, बार बार कभी फरलो दी जाती है, कभी पेरोल दी जाती है, वो बहुत ही शर्मनाक है और वो बहुत ही नागरिकों के बीच में एक गलत संदेश भेजता है। आसाराम भी बाहर है, उसको भी तो बलात्कार में सजा हुई है कि नहीं? और ये भी है बाहर, और दूसरे बाबा लोग जो हैं वो और तरह तरह की गंध फैला रहे हैं। उसके कभी मैं अलग से एक कार्यक्रम करूंगा। कोई सांप्रदायिकता फैला रहा है अपने प्रोडक्ट्स के जरिए, कोई हिंदुओं के गांव बसाने की धमकी, बसाने का व्यापार कर रहा है। किसी के ऊपर ये आरोप है कि जो कम उम्र की लड़कियां दीक्षा लेने के लिए जाती हैं, श्याम मीरा सिंह ने वो तमाम उसका भंडाफोड़ किया था, इस पर बड़ा विवाद हुआ, तो उनके वस्त्र जो हैं वो ऊपर से उतरवा दिए जाते हैं, किसी पे इस तरह का आरोप है। तो बहुत ये बाबा लोग जो हैं एक पूरे समाज में इतनी गंदगी फैला रहे हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है, और मौजूदा सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है। इस चीज की तरफ ध्यान देना होगा। मुझे लगता है कि जो पत्रकारों के तौर पर हम लोग जो राजनीतिक समीक्षक हैं, वो उन्हें भी इस चीज को रेखांकित करना होगा, ताकि सवाल के ऊपर लोग थोड़े जागरूक हों। आज की अपनी इस बातचीत को हम इसी बिंदु पर रोकते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से सभी दर्शकों से कहूंगा कि वे नई परख चैनल के साथ जुड़ें और इसे जरूर सब्सक्राइब करें। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।